उत्तराखंड में एक गांव से दूसरे गांव, एक घाटी से दूसरे घाटी, लगातार रूरल टेल्स का सफ़र चलता रहता है। कहीं धार्मिक स्थल, कहीं पर पौराणिक गांव और कहीं पर गगनचुंबी हिमालय की जो विराटता है उसको देखने की उत्सुकता हमें एक घाटी से दूसरे घाटी ले चलती है। हिमालय की घाटियों में जो गांव बसे हैं उनको जानना करीब से, उनको महसूस करना, वहाँ के जनजीवन को, ये हमेशा से हमारी कोशिश रही है। बनास गांव भी एक ऐसा ही गांव है जो यमुना घाटी के एक सुंदरतम गांव में से एक है। दो नदियों के संगम पर नेचुरल स्प्रिंग वाटर जिस गांव में हो और जहां से विराट हिमालय के दर्शन होते हों, वो गांव अद्भुत तो है ही। यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर हैं। जब इस गांव में आप पहुँचते हैं तो लोगों की जो दिनचर्या है, खेती बाड़ी और जो अन्य काम है, उसी में सब लोग मशगूल रहते हैं। जो प्राकृतिक सुंदरता है इस गांव की वो बहुत ही नायाब है। यमुना घाटी के जितने भी गांव हैं वो सब कुछ न कुछ विशिष्ट स्थान रखते हैं और बनास भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए रूरल टेल्स के साथ जो घाटियों की यात्रा है, जो हमारे गाँव की यात्रा है, उसमें से एक गाँव बनास की यात्रा पर। पीछे जो आप झरना देख रहे हैं वो नारद गंगा, उसे ऋषि गंगा भी कहते हैं, जो बनास जो गांव है वहां से गुजरते हुए और ठीक जमुना मैया में मिल जाती है। ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है। बहुत से यात्री यहाँ से यमुनोत्री की धाम, खरसाली की तरफ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एक अनछुई जगह है। और यहीं पे जहाँ पर ये झरना है नीचे उतर रहा है, वहीं पर एक गर्म जल की धारा है जो बह रही है। और ये गर्म जल की धारा यहाँ से गांव के लोगों ने इसको पाइप के माध्यम से, और ठीक जो गांव के पास एक कुंड बनाया है, तप्त कुंड, उसमें लेकर आते हैं। आवाज़ सुनिए आप, इस झरने की शोर सुनिए, एक अलग ही फीलिंग आ रही है। यहाँ पे दोनों तरफ खड़ी चट्टान है और उसके बीच से ये झरना नीचे की तरफ बह रहा है। यहाँ पर लगकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी अलग ही जगह पर पहुँचे हुए हैं। और गर्म कुंड, गर्म पानी और एक ठंडा पानी, दोनों एक जगह मिलना अपने आप में एक अद्भुत क्षण होता है। यही प्रकृति का, कुदरत का एक करिश्मा ही है कि एक तरफ ठंडा पानी की नदी बह रही है और दूसरी तरफ एक गर्म जलधारा बह रही है। जगह तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे गर्म पानी भी आता है हमारा, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है यहाँ का। और आप झरना देख ही सकते हैं। अनएक्सप्लोर्ड है ये, बहुत लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। नहीं, यहाँ पे लोगों को किसी को पता नहीं है। ये बस यहाँ पे गांव के लोग ही आते हैं जो हमारे अपने, बाकी बाहर के कोई आते नहीं है। यहाँ पे किसी को पता नहीं है जगह के बारे में। तो ये बनास गांव में गर्म कुंड है और सल्फ़र का पानी इसमें आता है। जैसे यमुनोत्री धाम में सूर्य कुंड है, तप्त कुंड, उसमें स्नान करते हैं। अब आप सोचिए कि सर्दियों का मौसम हो, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हो
0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो और आप यहाँ इस गर्म कुंड में देखिए, गर्म पानी पूरा आ रहा है इसमें, और ये जैसे जैसे भरेगा तो इसका पानी ये दूसरे कुंड में आने लग जाएगा। ये इसकी खासियत है कि आप यहाँ सर्दियों में इस गर्म कुंड में स्नान कर रहे हो और यहाँ पर जो ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर है उसमें स्नान करके आप धूप का आनंद ले रहे हो। एक अलग ही अनुभव होता है। बीच में ऋषि गंगा बह रही है जिसे नारद गंगा भी कहते हैं, ऊपर एक झरना है और गांव, ये सब कुछ मिला के एक ऐसी अनुभूति देते हैं टूरिस्ट को कि वो उसको ताउम्र में नहीं भूल पाता। यहाँ पर नारद चट्टी बनास गांव में अच्छा व्यू है, दिखने लायक जगह है। जैसा यमुनोत्री धाम पर जल गर्म पानी है, 2 कुंड है, नहाने के लिए कुंड है और नदियों का संगम यहाँ पर है। जमुना जी है, नारद जी है और ऊपर झरना है, अति सुंदर दिखने के लिए है। और यहाँ पर स्वयं भगवान का मंदिर है, नारायण भगवान का मंदिर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ के बारे में लोग बागों को भी पता नहीं है। जैसे ही लोग बाग आ रहे हैं देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा व्यू है, अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ का सदुपयोग भी नहीं कर पाए हम लोगों ने। हम लोग बहुत पीछे हो रखे हैं, क्यों बेरोजगार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इसलिए यहाँ का सदुपयोग नहीं कर पाया। इसके बाद आप लोग जैसे लोग आ रहे हैं वैसे लोग बाग दिख रहे हैं, तो ऐसे चर्चा जारी है कि नहीं यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर जो है तीर्थ बनना चाहिए, यहाँ पर पूरा विकास होना चाहिए। बस सरकार के पास काय के लिए पैसा है या अच्छी जगह के लिए पैसा है। उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जैसे मोरी है, उसके बाद भटवाड़ी है, ये नौगांव है, उसके बाद आप आगे चलें तो चमोली के कई ब्लॉक जोशीमठ हैं, फिर आप आगे चलते हैं तो बागेश्वर का कपकोट और फिर धारचूला पिथौरागढ़ का, ये जो उच्च हिमालय से लगे हुए तमाम ब्लॉक हैं। यहाँ पर भेड़ जो पालन है वही उनका सबसे मुख्य व्यवसाय था। वो भेड़ पालते थे, उन्हीं से वो ऊन निकालते थे और उन्हीं से वो कपड़े बनाते थे अपने लिए, और जो बिछाने के लिए भी दरियाँ बनती थी, सॉल बनता था, बहुत कुछ था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, नीचे से कपड़ों की जो खेप है वो ऊपर की तरफ पहुंची, और जो उच्च हिमालय के गांवों में जो लोग भेड़ से अपना तमाम उत्पाद बनाते थे वो धीरे धीरे वो बदलने लग गया। अब यहाँ पर हम जब बनास गांव में पहुँचे तो एक महिला हमें मिली जो खाड़ी से भिंडी बनाती है। भिंडी मतलब कपड़े की थान बनती है, उसी से फिर कोट बनता है, उसी से फिर पैजामा बनता है, और जो दरी सॉल तमाम चीज़ें उससे बनती हैं। भेड़ पालन बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। नौगांव ब्लॉक में भी हम कई गांव में जब पहुंचे तो लोगों ने बताया कि उन्होंने भेड़ पालन जो है वो बंद कर दिया है। अब इस इलाके में थोड़ा बहुत है, जैसे खरसाली और जो नारायणपुरी गांव है, इन गाँव में, या फिर आप सरनौल की तरफ जाएँ तो वहाँ पर है। मोरी के अधिकतर ब्लॉक जो गांव हैं, जैसे आपका दोणी है, भितरी है, मसरी है, लिवाड़ी, फिताड़ी, जखोल, ओसला, इन इलाकों में भेड़ पालन हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे भेड़ पालन का काम और उनका व्यवसाय और उसके बाद जो उत्पादन है जो वो बनाते हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो वो भी छोड़ रहे हैं इसको। और भी करते हैं गांव में ये काम, या केवल आप ही करते हैं?
नहीं, एक आदमी करता है, वो पाली गांव में एक, वो टांड उनका यहाँ ही है। भिंडी केवल आप ही बनाते हाँ, भिंडी हैं? जो कपड़ा होता है उनसे तैयार हो को भिंडी बोलते हैं? हाँ, भिंडी बोलते हैं हम, उनके लिए भिंडी बोलते हैं। कोट की भिंडी, पायजामा की भिंडी और पागड़ा, वो पागड़ा बना रखा है। शॉल भी बनता है इससे? हाँ, शॉल को बनता है, शॉल को बनता है, छापा बनते हैं। नए लोग नहीं कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं बस, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? ना, ये एक आदमी शॉल नहीं बनाता ना, ऐसी भिंडी बनाता है, वो पाली गाँव है। पहले और भी करते थे यहाँ आप, जैसे आप कर रहे हो? हाँ, वो तो करते हैं, वो गुजर गया पहले वाला, अब नहीं करता हूँ। तो आप कितना कमा लेते हैं इससे जब आप? क्या कमाते, कभी 500 देते एक दिन में? एक दिन का 500 बेटा है। लोग दूसरों को बुनाई करता हूँ ना, 500। ऊन कहाँ से लाते हैं? वही लाते गाँव वाले, हाँ। गाँव वालों के लिए तो बुनाई करता हूँ मैं। जो भेड़ बकरियाँ हैं उन्हीं से? हाँ, वो वही बनाते देते मेरे पास, तो मैं बनाता हूँ बेटी। मतलब जब तक गर्मी होती है तो थोड़ी छीमी, आलू, मरचा लगा देते हैं, और जब मौसम ख़राब होता है तो कुछ नहीं है, बर्फ़ गिरती है और घरों में बैठे रहते हैं, है ना। अच्छा, जो काम करने वाला है तो अभी खच्चर चला रहे हैं, खच्चर ला रहे हैं, और जो बैठने वाला बैठे रहता है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ है। और गाँव में क्या है, खाने पीने का आप देखते हैं कि और क्या दिन मार्चा होता था, खाते थे, फाफड़ा होता था, खाते थे, और वो आलू तो खैर है ना, गेहूँ भी नहीं है, सब है, कुछ नहीं। इस वक्त सारी खेती छोड़ दी। मतलब आप जब छोटे थे तब ये सब होता था? और बड़ा, जब आप छोटे थे तब ये सब फसलें होती थी? हाँ, जब हम छोटे थे तो अच्छी अच्छी फसल मिली, अच्छे आलू मिले, 20-20, 22-22 बोरी, 100-100 बोरी। अच्छा, अब देखिए 1 बोरी भी नहीं हो रहे, 3 बोरी भी नहीं हो रहे, और वो भी बिकती नहीं सही। कारण? हाँ, भाव नहीं होता है, और जितनों को तैयार होते हैं, फसल तैयार नहीं होती है, उतनों नीचे से आलू आ जाते हैं, देसी आलू, वो खा जाते हैं, ये चीज़ है। और क्या, बचपन से हमने ये देखा, पहले गेहूँ कितने 8-8, 20-20 बोरी होती थी, चौलाई भी ऐसी होती थी, हाँ। अब कुछ नहीं है, नंगे हैं, बस वो कोटा दे रहा मोदी और उसको खा रहे हैं, सुनो, और कुछ नहीं है। इसमें जी काफ़ी कारीगरी होगी, 2.5-3 साल से तो पहले बनेगा नहीं, 2.5-3 साल लगेंगे इसमें। और मंदिर भी 2 मंजिल है ये। और तो ये मंदिर जो बनाने की कारीगरी आप लोगों ने कहाँ से, कैसे सीखी अपने? ना, ये सर हमारी जो है परंपरा है, पहले से दादा परदादा से लेकर ये काम करते आए, दादा परदादा भी, अब मैं भी, और हमारे बच्चे भी सब जो है इस काम को करते हैं। लकड़ी काम जो है पहले से हमारी खानदानी मत वाली है। इसमें जो है लकड़ी की जॉइंटिंग होती है, लकड़ी की जो है जैसा परेग नहीं मारते वैसे ही लकड़ी की परेग जैसे हम जॉइंटिंग करते हैं, तो जो है 100 साल के आयु, कई 100 वर्षों साल खड़े रहते हैं। मतलब यह जो है आग से पानी से नहीं होना चाहिए ना ये लकड़ी का मंदिर, और जो है कई 100 साल खड़े रहेंगे। जॉइंट कहाँ कहाँ लगता है?
जॉइंट जो है नीचे से ऊपर तक लगेगा इसका, शुरुआती से लास्ट तक जॉइंट ही जॉइंट है। जहाँ दो लकड़ियाँ आपस में मिल रही हैं वहाँ जॉइंट लगेगा। जॉइंट लगेगा। था ये भी 2-3 तो थे अभी। नहीं भाई साहब बोसा एक फुंकरी करे पूरा परे बेला न तू गांव में भविष्य में एक आकर्षण का केंद्र और बन रहा है। सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पहले यहाँ पर छोटा मंदिर था, अब इसको एक भव्य रूप दिया जा रहा है। और जो मिस्त्री हैं, जो कारीगर हैं, वो मोरी ब्लॉक के जो फिताड़ी गांव है वहाँ से आए हुए हैं। और इन मकानों में कैसे गुंजी खूंटा का काम होता है वो आपने देखा कि किस तरीके से एक लकड़ी के ऊपर पूरे जो होल बना के फिर उसको ब्लॉक किया जाता है, नहीं ज्वाइंट किया जाता है। पूरे जो मंदिर है उसमें जहाँ भी लकड़ी आपस में जोड़ी गई हैं उस ज्वाइंट से जोड़ी गई हैं। भूकंप भी आएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। दरअसल जो उत्तरकाशी के तमाम गांवों के मंदिर हैं उसको कहते हैं कास्ट कोणी, और जो शुरू हुई है हिमाचल से। हिमाचल से ये जो पूरी तकनीक है ये उत्तराखंड के जो हिमाचल से बॉर्डर में लगे हुए हैं, जैसे चक्राता है, त्यूणी है, आपका मोरी है, और यहाँ तक कि ये जो नौगांव ब्लॉक है और उत्तरकाशी में भी ये तकनीक गई। तो इस पूरे क्षेत्र में कास्ट कोणी के मकान हैं, मतलब मिट्टी और पत्थर के। और जब ये तैयार किए जाते हैं तो पहले पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है लकड़ी का, और तब जब लकड़ी के पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है उसके बाद जितना भी होल है जो दीवारों में, वहाँ फिर जो पत्थर हैं उनको फिट किया जाता है। पूरी यमुना घाटी में एक से बढ़कर एक सुंदरतम गांव हैं। अगर आप एक गांव आते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद यही इस घाटी का सबसे खूबसूरत गांव है, लेकिन जब आप दूसरे गांव पहुंचते हैं तो वहां से जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। कहीं से बंदर पुंज की चोटी दिखती है, कहीं पर माँ यमुना कल कल बहती हुई दिखती है, कहीं पर सीढ़ीदार खेत हैं। कारण है दो नदियों का संगम यहाँ पर होता है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, और बंदर पुंज की एक जो पीक है वो यहाँ से बहुत सुंदर दिखती है। उम्मीद है कि बनास गांव में भविष्य में पर्यटन की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी, होम स्टे लोग खोलेंगे, समझेंगे इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको, और टूरिस्ट भी जब यहाँ से गुजरेगा तो उसे भी एहसास होगा कि कितना खूबसूरत गांव है। सोमेश्वर महाराज का मंदिर तैयार हो रहा है, भव्य इसको बनाया जा रहा है, और शायद उसके बनने के बाद बनास गांव की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसे ही सुंदरतम गाँवों की कहानियाँ आपके बीच हम भविष्य में भी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।